उपजाऊ सतह तैयार करती है। तो जब भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम मेरे जहन में उभरता है तो मुझे सबसे पहले उनकी लिखी ये पंक्तियां याद आती है, जिसमें जितना रस होता है वो उतना ही निःशब्द टूटता है। मैं इस पंक्ति की ना तो विवेचना करना चाहती हूँ, ना ही उसके सौंदर्य को अपनी किसी भौतिकवादी मर्यादा से छूना चाहती हूँ। यह एक पंक्ति मेरी ऐतिक अनुभूति को परिपूर्ण करती है, क्योंकि आखिर मन तो मेरा भी कवि का ही है, उसे संपूर्ण करती है। तो मैं इन दो पंक्तियों के सामने खुद को एक ऊंची लेकिन करुण पुकार की तरह पाती हूँ। आखिर हर व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से ग्राह्यता के अपने अपने नियम और चुनाव होते हैं। और अब अगर मैं बात कर रही हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में रस की, तो इस ग्राह्यता को कई परिप्रेक्ष्यों में गौर से देखना और भी जरूरी हो जाता है। मेरे लिए सर्वेश्वर जी की कविता में रस का अर्थ यही है कि उसमें सत्य की अनुभूति के केवल दो शब्द भी संपूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो पंक्ति या कोई कविता या कविता के नेपथ्य में गूंजती ध्वनि या कविता की दरार यानी कविता की सिलाई के बीच का जो स्पेस होता है, अगर मनुष्य के अहम को अपनी स्थिरता और उसकी आत्मसम्मान को अपनी निष्क्रियता से जगा देता है, उसे अपने आभासीय प्रतिबिंबों से बाहर निकालकर अपनी आंतरिक बोध में मुकम्मल होने के लिए उकसाता है, तो मुझे लगता है इतना काम एक कविता में रस होने की गवाही देता है। फिर बहुतों के जैसे मेरे जहन में भी जब ये सवाल आया कि कविता लिखने का आखिर औचित्य ही क्या है, तो अभी जो मैंने कहा कि उसी तरह के उत्तर मेरे सामने आने लगते हैं। कविता न सिर्फ एक मनुष्य के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी ऑक्सीजन का काम करती है, लेकिन उसकी कीमत, उसकी महत्ता कोविड जैसे आपातकाल में ही समझ में आती है। यह मन, सोच और कई बार शायद क्रोध और अकेलेपन के इलाके भी बुहा देती है और इस दुनिया में अपनी पुष्टि खुद करने के लिए प्रेरित करती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता के रस के साथ एक रागात्मक अभिव्यक्ति भी पाठक के सामने आती है। राग मतलब जो कहने की गति में संगीत की एक लहर बनाए, उसमें कंपन पैदा करे, कविता को लगभग गद्य होने के छद्म से बचा ले। उसमें विचार तो हो लेकिन गद्य की परंपरा से दूर, उसमें एक परंपरा तो हो लेकिन कविता को बरते जाने की एक लय साफ सुनाई दे। इस लय की पहचान उसी तरह की जा सकती है जैसे एक व्यक्ति को उसके शब्द से पहचाना जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता का ये पक्ष, यानी उनकी कविता में राग को मैं इस रूप में पहचानती हूँ। जैसे ही कविता पंक्तियां, चांदनी की 5 परतें, हर परत अज्ञात है, एक जल में, एक थल में, एक नीलाकाश में, एक आंखों में तुम्हारे झिलमिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में। अपनी डायरी में निर्मल वर्मा ने सर्वेश्वर जी का जिक्र करते हुए एक जगह लिखा है, बहुत पहले मैं और स्वामी उनके साथ कनॉट प्लेस के गलियारों में चल रहे थे, ऐसी ही हवा थी। हम दोनों ने सर्वेश्वर जी से कहा, आप अपनी वही 2 लाइनों वाली कविता सुनाइए। तो सर्वेश्वर जी ने कहा, कौन सी? वो जो पेड़ों के बारे में है। तो वो उस कविता की पंक्तियां सुनाते हैं। हवा में तो हिलते हैं सिर, यह मौसम नहीं आएगा फिर। अब ये जो बातचीत थी थोड़ी लंबी थी, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया है। इस सारी बातचीत को पढ़कर मुझे लगा कि एक कविता ही तो हो सकती है कि इतनी सरल बात पर 2 लोगों को सहज उत्साह या प्रकृति की आदत से जोड़ दे और किसी दिन एक कोमल स्मृति की तरह ये बात डायरी में दर्ज भी हो जाए। दरअसल किसी घटना का घट जाना, फिर चाहे वो मामूली हो या विशिष्ट, घटना के घटित होने को केवल दर्ज नहीं करता बल्कि उसे समय के आयाम में टाल देता है। जिस किसी की इच्छा होती है
इन टनी घटनाओं को तोड़कर उसे नई परिभाषा देने की, बदले हुए अर्थों में देखने की उसे वो ऐसा करता है। और जब सर्वेश्वर जी की कविता में विरोध के पक्ष की बात आती है तो यह बात मेरे जहन में उठती है कि क्या एक कवि का जीवन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन से अलग होता है? क्या अपने आसपास की राजनीति, अन्याय, दुख से वह अलग तरह से प्रभावित होता है कि वह विरोध के लिए भी सच्ची कविता नहीं शरण लेता है, नारों और नारेनुमा कविता में नहीं? मैं फिर से यहाँ निर्मल वर्मा की बात को कोट कर रही हूँ। उन्होंने एक जगह कहा था कि हमारे पास एक ही भाषा है, हमारे पास एक ही भाषा है, उन्हीं शब्दों को हम दुकान से सौदा लाने में भी इस्तेमाल करते हैं और रचना के किसी सत्य को प्रकट करने में भी। अक्सर रोजमर्रा के यह शब्द दैनिक इस्तेमाल में अपनी सत्य की आभा खोने लगते हैं, पर जब भी एक सच्चा लेखक उन शब्दों को ऐसे रखने में कामयाब हो पाता है कि वो एक कौन की तरह नजर आए, हमें फिर से शब्दों के मूल सत्य को दिखा जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में मैं इस सत्य को हर समय महसूस करती हूँ। सर्वेश्वर जी उन दुर्लभ कवियों में से हैं जो जन पक्षधरता के सरोकारों में भी अपनी भाषा में हर क्षण वैसे ही साथ लिए चलते हैं जैसे अपने निजी एकांतिक भाव जगत को। एक सच्चा कवि दुख और अन्याय को अपनी अंतस में सबसे पहली जो पहचान होती है अपनी कविता या निज की भाषा में देता है, अपनी निज की भाषा में उसे व्यक्त करता है। उसकी दुनिया शब्दों से बनी है, शब्दों में आई अशुद्धियों को दूर कर वो अन्याय को खत्म तो भले नहीं कर सकता, लेकिन उस अन्याय की वास्तविक फॉर्म को उसके सच्चे रूप में एक फोटोग्राफर की तरह दर्ज जरूर करता है अपनी भाषा में। यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्तियां मुझे याद आई। कविता नहीं है कोई नारा जिसे चुपचाप इस शहर की सड़कों पर लिखकर घोषित कर दूं कि क्रांति हो गई, ना ही बचपना की किसी चिड़िया पर रंग फेंककर चिल्लाने लगूं कि अब ये मेरी है। इसलिए ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता सच्चे अर्थों में वो राजनीतिक कविता है जो जुमलों और सरलीकरण से नहीं बनी और सपाट तो बिल्कुल नहीं बनी, बल्कि भाषा के प्रति पूरे समर्पण से बनी है। यहाँ लंबे समय तक अपने देश से निर्वासित किए गए कवि जोसेफ ट्रॉट्स्की की पंक्तियां मुझे याद आई, जिसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। एक लेखक के लिए देशभक्ति का सिर्फ एक ही रूप होता है। अपनी भाषा के प्रति उसका नजरिया आखिर क्या है? एक लेखक की देशभक्ति की कसौटी यह है कि वो अपने लोगों की भाषा में लिखता कैसे है, जिनके बीच वो रहता है, अपना जीवन बिताता है। और खराब साहित्य यकीनन अपनी भाषा से दूर है और इसे देशद्रोह का एक रूप माना जा सकता है। एक सच्चा कवि या संवेदनशील मनुष्य टूटता भी है तो निशब्द ही टूटता है। यह निशब्द होना उसकी भाषा से निर्वासन है। सबसे बड़ी टूटन कि पहली बार वो शब्दों से टूटन को व्यक्त नहीं कर पा रहा, या सबसे बड़ा दुख है कि वह भाषा में जीने वाला व्यक्ति भी इस दुख में भाषाहीन है। जो भाषा उसके स्वप्न, उम्मीदों और निर्माण के लिए थी, उसको वह जीवन के दूसरे पक्षों को तो दे सकता है, लेकिन अपने विखंडन को नहीं दे सकता। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी भाषा में एक अर्थ चंद्रिका की सुंदर आकृति रची है, जो उनके हर मनोभाव को उसकी सुंदरता में पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो निशब्द होकर टूटना ही हो।